नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का जो अपना विषय है वो कंपनी अधिनियम 2013 है। पिछले वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत अपने कंपनी अधिनियम के परिचय के बारे में पढ़ा था कि कंपनी क्या होती है तथा कंपनी के बारे में अलग अलग जो परिभाषाएं आई थी उनके बारे में पढ़ा था हमने, और कंपनी की विशेषता के बारे में पढ़ा था। आज हम कंपनी के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। कंपनी के प्रकार, कितने प्रकार की कंपनी होती है। सबसे पहले बात आती है कंपनी में सदस्यों के दायित्वों के आधार पर कंपनी के प्रकार होते हैं। सदस्यों के दायित्वों के आधार पर कंपनी 3 प्रकार की होती है। पहली, असीमित कंपनी। असीमित कंपनी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि असीमित कंपनी कौन सी कंपनी है, वो असीमित होती है। ऐसी कंपनी जिसमें सदस्यों का दायित्व सीमित नहीं रखा गया है। इसमें सदस्यों का दायित्व साझेदारी, फर्म के साझेदारों के समान असीमित होता है। इसमें क्या है, असीमित कंपनी में ये कि जो कंपनी में सदस्य होते हैं उन सदस्यों का दायित्व है वो सीमित नहीं होता है, उनका दायित्व है वो असीमित होता है। यानी पूरी जो कंपनी है उसके बारे में सारा का सारा दायित्व है वो सदस्यों पर निर्भर करता है। कंपनी में जो भी सदस्य होते हैं, अगर कंपनी में कोई नुकसान होता है वो सभी अपने दायित्व से ज़्यादा, यानी कंपनी के संपूर्ण दायित्व उनको पर निर्भर करता है। दूसरी कंपनी होती है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी का मतलब होता है कि जितने अंश, जिस सदस्य के या जिस अंशधारी के जितने अंश हैं उतने अंशों तक ही उसका दायित्व सीमित होता है, उससे ज़्यादा है उसका दायित्व नहीं होता। सदस्यों का दायित्व उसके अंशों के अनुपात में सीमित होता है। कंपनी को अपने नाम के आगे सीमित शब्द का प्रयोग करना होता है। ऐसी जो कंपनी होती है, जो अंशों द्वारा सीमित कंपनी होती है, उस कंपनी को अपने नाम के अंत में सीमित शब्द यानी लिमिटेड शब्द लिखना आवश्यक होता है। और ये जो सदस्य होते हैं, अंशों द्वारा सीमित कंपनी के सदस्य होते हैं, उनका दायित्व है वो कंपनी में इतना ही होता है जितने की उसके अंश होते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार है वो है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपनी जिसमें सदस्यों का दायित्व है उसके सीमा नियम में निर्धारित उस राशि तक सीमित रहता है कि कंपनी के समापन होने पर कंपनी द्वारा उन्हें दिया जाएगा। यानी कंपनी उनको गारंटी देती है, जो भी सदस्य होते हैं कंपनी के, उनको कंपनी गारंटी देती है कि इतने रुपयों यानी इतना धन है आपको कंपनी के समापन पर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन सदस्यों का जो दायित्व होता है वो भी उसी अनुपात में गारंटी द्वारा सीमित दायित्व होता है, और ऐसी कंपनियां हैं वो गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां कहलाती हैं। दूसरा जो प्रकार होता है, पहला प्रकार है सदस्यों के दायित्वों के आधार पर कंपनी का विभाजन किया गया है, और दूसरा जो प्रकार है वो है सदस्यों की संख्या के आधार पर कि कितने सदस्यों की संख्या हो सकती है। ऐसी कंपनी है वो 3 प्रकार की होती है। पहली है एकल व्यक्ति कंपनी। एकल व्यक्ति कंपनी की जो धारणा थी वो पूर्व में नहीं थी। पूर्व में केवल 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ही कंपनी का निर्माण कर सकते थे, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एकल व्यक्ति भी कंपनी का निर्माण कर सकता है। यानी कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने से पूर्व एकमात्र व्यक्ति को कंपनी का निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं था, परंतु इस अधिनियम द्वारा एकल व्यक्ति को संवैधानिक मान्यता दी गई। यह एक ऐसी कंपनी है जिसमें केवल एकमात्र सदस्य ही होता है तथा वह कंपनी का संपूर्ण संचालन करता है। वही निदेशक होता है उसका, वही प्रबंधक होता है, वही उसका सदस्य होता है। यानी एक व्यक्ति भी कंपनी का निर्माण कर लेता है और कंपनी का पूर्ण संचालन वह करता है। ये स्थिति कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत नहीं थी। वर्तमान में जो कंपनी अधिनियम 2013 लागू गया उसमें ही एकल व्यक्ति की कंपनी की अवधारणा लागू हुई, यानी एकल व्यक्ति कंपनी का निर्माण कर सकता है। दूसरा जो है वो है प्राइवेट कंपनी। धारा 268 के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है।
प्राइवेट कंपनी वे कंपनियां हैं जिनकी न्यूनतम चुकता अंश पूंजी 1 लाख रुपए या उससे अधिक हो, जैसा कि उसने अपने अंतर नियमों द्वारा विहित किया हो, यानी उसकी जो अंश पूंजी होगी, जो कंपनी है उसकी जो अंश पूंजी होगी वो न्यूनतम चुकता अंश पूंजी है वो 1 लाख रुपए या उससे अधिक होगी, लेकिन ये 1 लाख रुपए से अधिक होगी, लेकिन ये 5 लाख रुपए से कम नहीं होगी। 5 लाख रुपए से कम होगी, 5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती है। तो ऐसी कंपनी जिसकी न्यूनतम चुकता अंश पूंजी है वो 1 लाख रुपए या उससे अधिक हो, और अंतर नियमों में उसने यह विहित किया हो कि वह नंबर 1 वह अपने अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध रखती हो। अपने अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध का मतलब होता है कि वह अपने अंशों को एक सदस्य से दूसरे सदस्य में वह परिवर्तित या अंतरित नहीं कर सकती यानी कोई भी सदस्य है उसका वो अपने जो भी अंश है उनको अंतरण नहीं कर सकता। दूसरा इसमें है पॉइंट, वह अपनी सदस्य संख्या को 200 तक सीमित रखती हो, यानी 200 तक यदि कोई कंपनी प्राइवेट जो कंपनी होगी वो 200 तक ही उसके सदस्य होंगे। इसमें एक परंतु दिया है कि जो कर्मचारी होंगे, जो कंपनी में जो कार्य करने वाले होते हैं वो व्यक्ति इसमें सदस्य संख्या में शामिल नहीं किए जाएंगे। वो सदस्य अलग होते हैं और कर्मचारी वो काम करने वाले वो अलग होते हैं। तो 200 तक अगर सीमित सदस्य संख्या सीमित है तो वो कंपनी कौन सी होगी? प्राइवेट कंपनी होगी। तीसरा है इसमें अपने अंशों एवं ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। ये जो कंपनी है उसमें जो प्रवर्तक होता है या जो भी प्रवर्तक होता है या इसका सदस्य होता है कोई भी, वही वो अपने अंशों को खरीदने के लिए, यानी कि उसमें कंपनी को जब पैसों की आवश्यकता होती है तो जो प्रवर्तक होते हैं या जो सदस्य होते हैं वही पैसों का इंतजाम करते हैं या पैसों की व्यवस्था करते हैं। अगर कंपनी को अगर ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, अपना कार्य बढ़ाना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में वह क्या जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। तो ये जो कंपनी होगी वो कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी, अर्थात अपने अंशों पर अंतरण पर प्रतिबंध रखती हो, 200 तक सीमित रखती हो सदस्य संख्या, तथा अंशों एवं ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को जो आमंत्रित नहीं कर सकती हो, तो ऐसी कंपनी जो होगी वो कंपनी प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी। पब्लिक कंपनी, तीसरी जो कंपनी है वो है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी होगी? वह कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, यानी जो प्राइवेट कंपनी में जो सदस्य संख्या, जैसे मान लो सदस्य संख्या 200 तक सीमित है, या जिसने अपने सदस्यों पे अंतरण पर अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध लगा रखा हो, या जो जनता को ऋण और ऋण पत्र हैं और अंश हैं वो जारी करने पर प्रतिबंध रखती हो, तो ऐसी जो कंपनी होगी जो प्राइवेट कंपनी है, वो कंपनी कौन सी होगी? पब्लिक कंपनी होगी। तो जो कंपनी अपने अंतर नियम में ये भी नियमों में विहित रखती है कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। दूसरा है इसकी जिसकी न्यूनतम चुकता अंश पूंजी 1 लाख रुपए या उससे अधिक हो, जैसा कि अंतर नियमों में विहित किया गया हो। इसमें जो सदस्य जो इसकी अंश पूंजी है वो अपने अंशों एवं ऋण पत्रों को खरीदने के लिए वह जनता को आमंत्रित कर सकती हो। इसमें ये आपका 5 लाख रुपए या उससे अधिक होगा। अपने अंशों एवं ऋण पत्रों को खरीदने के लिए उसने जनता को आमंत्रित कर दिया है। इसमें आपकी जो भी मैं आपको PDF भेजूंगा उसमें 5 लाख रुपए इसके करेक्शन कर दिए जाएंगे। इसमें 1 लाख रुपए या उससे अधिक है वो गलती से इसमें प्रिंट हो गया है। अब आती है बात कि कब है जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी में परिवर्तित हो सकती है और कब पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित हो सकती है। जैसा कि अपन ने पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बारे में पता किया है कि कौन सी कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है और कौन सी कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है, तो उसी के आधार पर कोई भी पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित हो सकती है और कोई भी प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी में परिवर्तित हो सकती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी में कैसे परिवर्तित होगी, यानी पब्लिक कंपनी का परिवर्तन प्राइवेट कंपनी में कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए अपन कोई भी पब्लिक कंपनी है, यदि कोई पब्लिक कंपनी है वो विशेष प्रस्ताव द्वारा अपने अंतर नियमों में ऐसा परिवर्तन कर लेती है कि उसके अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध या रोक लग जाए। यानी जैसे प्राइवेट कंपनी की जो विशेषता है उसमें क्या बताया गया है कि वह अपने अंशों को अंतरित नहीं कर सकती है। दूसरा है
जो सदस्य संख्या अपनी 200 तक सीमित रखती है। यानी प्राइवेट कंपनी की जो विशेषता है, जो गुण है प्राइवेट कंपनी की, वो अगर वो प्राप्त कर लेती है कोई पब्लिक कंपनी, तो वह प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित हो जाती है। तीसरा इसमें पॉइंट दिया है, वह अपने अंशों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करने पर प्रतिबंध लगा दे। पब्लिक कंपनी है, वो क्या करेगी, अपने अंशों को आमंत्रित करने, अंशों को खरीदने के लिए वो क्या करती है, जनता को आमंत्रित कर सकती है। लेकिन जैसे ही वह उस पर प्रतिबंध लगा देती है तो वह प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित हो जाती है। तब ऐसी दशा में या ऐसी स्थिति में यह समझा जाएगा कि जो पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित हो गई है, और यह जो परिवर्तन होगा वह उसकी सूचना इसको पब्लिक कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ पर भेजनी पड़ेगी, और वहाँ से जब केंद्रीय सरकार से अनुमोदन जब उसको मिल जाएगा तभी यह प्रभावी माना जाएगा। यानी कंपनी के अनुमोदन के बाद में ही, केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद में ही इसको प्रभावी माना जाएगा। अब आती है बात प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में परिवर्तन कैसे होगा। प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में परिवर्तन कैसे होगा। प्राइवेट कंपनी जैसे पब्लिक कंपनी वो विशेष प्रस्ताव द्वारा लेके आती है, वैसे ही प्राइवेट कंपनी भी विशेष प्रस्ताव द्वारा अपने अंतर नियमों में परिवर्तन करने के बाद जैसा वह अपने अंतर नियमों में उल्लंघित कर देती है, जिससे उस पर लगे सभी प्रतिबंध है वो समाप्त हो जाते हैं, और ऐसी सूचना वह 14 दिन के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेजती है। यानी उसको भेजनी होगी, उसके बाद में ही ऐसी प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी में परिवर्तित होगी। प्राइवेट कंपनी पर लगे प्रतिबंध तब समाप्त हो जाएंगे जब वह पब्लिक कंपनी के गुणों को ग्रहण कर लेती है या उनके गुणों को प्राप्त कर लेती है। यानी जैसे प्राइवेट कंपनी है उसकी सदस्य संख्या वो 200 से अधिक हो जाती है, या वह अंशों को अंतरित कर सकती है, या अंश खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसा ही केस था आपका राम पुरुषोत्तम मित्तल एवं अन्य बनाम मैसेज हिलक्रेस्ट रियल्टी और अन्य के मामले में ये बताया गया कि कब प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी में परिवर्तित हो जाती है। यह AIR 2009 SC 2856 का मामला है। तो इस प्रकार से पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित हो जाती है, और प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी में परिवर्तित हो जाती है। धन्यवाद।